देखो कंडक्टर हम सुनते आए हैं बचपन से। कंडक्टर क्या होते हैं? जो करंट कंडक्ट करते हैं, करंट फ्लो होता है जिनके थ्रू, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर जिनके थ्रू करंट फ्लो नहीं होता। इंसुलेटर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। सो व्हाई वी से द डाइलेक्ट्रिक, बेसिकली वो करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं अलाउ करते, बट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करते हैं। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है डाइलेक्ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है ना। इंसुलेटर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास हो जाती है, लेकिन करंट पास नहीं होती, नहीं। तो इसलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में दोनों इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर भी और इंसुलेटर भी। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन यूजफुल है? सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर यूजफुल है, नहीं। कंडक्टर में फिर दो टाइप के कंडक्टर होते हैं। एक कैटेगरी मेटेलिक कंडक्टर, वो अलग कर दो, उसके अलावा बाकी सब आयनिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करते हैं। और बाकी सब में कुछ भी ले लो अदर देन मेटल्स, वो आयनिक कंडक्टर होते हैं। लाइक वाटर डू नॉट कंडक्ट, वाटर कंडक्ट नहीं करता, लेकिन वाटर में साल्ट डाल दो तो कंडक्टिंग हो जाता है, या HCl डाल दो तो भी कंडक्टिंग हो जाता है। रीजन, NaCl आयनाइज हो गया, सॉल्ट आयनाइज हो गया तो एक नेगेटिव आयन एक पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गया। HCl आयनाइज हो गया तो एक पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्रिएट हो गया। ये तो हो गया लिक्विड, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। H2SO4 हो गया तो H2 आयन, H आयन, SO4 आयन, ये बन जाते हैं तो H2SO4। तो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ये आयनिक लिक्विड है। ऐसे गैसेस, गैसेस आर नॉट कंडक्टर, गैसेस कंडक्टर नहीं है। अगर गैसेस कंडक्टर होती तो एक वायर ऐसे रख के एक वायर ऐसे रख के करंट फ्लो हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। तो इट मीन्स गैसेस आर इंसुलेटर। लेकिन गैसेस कंडक्ट करती हैं जब वो आयनाइज हो जाती है। जैसे अब ये LED ट्यूबलाइट हो गई, पहले ग्लास वाली ट्यूबलाइट आती थी, ठीक है, उनमें क्या होता था? गैस होती है। तो हम हाई वोल्टेज अप्लाई करके गैसेस को आयनाइज करते हैं, करेक्ट। गैसेस को आयनाइज करते हैं और जब गैसेस आयनाइज होती हैं, ठीक है, तो आयनाइज होके जब वो वापस आयंस कंबाइन होते हैं तो उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में आती है। तो कभी वो ट्यूबलाइट को अगर फोड़ के देखोगे तो बहुत तेज आवाज़ आती है, बहुत तेज साउंड आती है। इट्स बिकॉज उसमें बहुत लो प्रेशर पे गैस होती है, ओके। तो ऐसे एकदम जैसी वो टूटती है तो साउंड लार्ज होती है। तो वो गैसेस भी आयनिक कंडक्टर हो गए। उसके अलावा सेमी कंडक्टर्स होते हैं। सेमी कंडक्टर्स में भी आयन नहीं होते, बट बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और जो जिस पोजीशन को इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं उसको हम होल बोलते हैं, तो वो एक पॉजिटिव आयन की तरह काम करते हैं। इन जनरल मेटल्स को छोड़ दो तो बाकी सब आयनिक कंडक्टर। इसीलिए दो ही कैटेगरी है, मेटेलिक कंडक्टर एंड आयनिक कंडक्टर, नहीं। अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो मोर ओवर मेटेलिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये नोट कर लेना साथ साथ, है ना। ये हम कुछ पॉइंट्स हैं जो अदरवाइज हम हेयर एंड देयर पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, ये सब हम बीच बीच में कहीं कहीं इधर उधर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, चार्ज ऑन आउटर सरफेस, नहीं, जो चार्ज होता है हमेशा कहाँ होता है? आउटर सरफेस में। सेकेंड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैं ब्रीफ में लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है ना। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि चार्ज कहाँ पे? सरफेस पे, चाहे कोई भी कंडक्टर हो, ठीक है। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, साइज एंड ऑल। कंडक्टर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। Field lines are perpendicular to surface, ठीक है। फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। सरफेसेस आर इक्विपोटेंशियल, और ये सब कब है? जब चार्ज रेस्ट पे है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल इक्वल नहीं होता। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल अलग अलग होता है, तभी तो करंट होती है, ठीक है। और इसमें क्योंकि पोटेंशियल इक्वल होता है तो इसलिए करंट नहीं होती, इसलिए चार्ज रेस्ट पे होता है। नहीं, सरफेसेस आर इक्विपोटेंशियल। एट सरफेस again irrespective of shape and size E is equal to sigma upon epsilon naught. Sigma is surface charge density. ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया, राइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तुमने पढ़ा हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऑफ, शील्डिंग मीन्स बचाना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मीन्स किसी सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे बचा सकते हैं? अगर हम एज्यूम करें पूरे यूनिवर्स में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें किसी सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं होगी, ठीक है। मान लो मुझे इस फोन को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक ए मेटेलिक बॉक्स। एक मेटेलिक बॉक्स लिया, इस मेटेलिक बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्ट रख दिया, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, सो दैट इज ऑलवेज सेफ। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। तो कंडक्टर्स प्रोवाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कंडक्टर्स की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है, राइट। व्हाट टू डू, बस कंडक्टर के अंदर कैविटी में रखना है, ठीक है। अब इसमें ना बहुत सारा थ्योरेटिकल है, तो बहुत ज़्यादा थ्योरी मैं नोट नहीं कराऊंगा, है ना, राइट। नोट्स में है सब कुछ, तो वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग उसमें है वही मैंने बताया। समझ में आ गया ना? कुछ पूछ रहे? नहीं, चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब तक हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, अब हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके लिए पीछे चलते हैं। एक होता है डायपोल, कौन सा, किसको बोलते हैं डायपोल? जिसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों चार्ज इक्वल होनी चाहिए, कुछ डिस्टेंस पे होने चाहिए, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड डायपोल मूवमेंट होता है, ये डायपोल होता है, राइट। दैट टाइम आई टोल्ड यू, जब डायपोल पढ़ा रहा था कि हम डायपोल क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बिहेव एज ए डायपोल, मॉलिक्यूल्स डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, राइट। तो डाइलेक्ट्रिक मोर ओवर डायपोल्स के अराउंड घूमते हैं, क्योंकि उसमें फ्री चार्ज तो होता नहीं है, डायपोल्स में फ्री चार्ज तो होता नहीं है। अब मैं दो मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, वन इज H2O, केमिस्ट्री है, तुमको आती है ना, मुझे थोड़ी कम आती है, पहले ही बता रहा हूँ। OH ऐसे होता है ना, और फिर यहाँ पे कुछ बॉन्ड जो भी होता है वो होता है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जो भी होता है वो होता है, ठीक है। और इनके बीच में कुछ एंगल होता है, दैट्स समवॉट अराउंड 105, ये तो 103 या 107 समथिंग लाइक दैट, 105 के आसपास एंगल होता है इसके बीच में, ठीक है। ये एक डायपोल है, पानी है वो अलग का बात है, लेकिन हमारे लिए एक डायपोल है। कैसे? O में दो नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव एक नेगेटिव, H में एक पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डायपोल होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी एक डायपोल होता है, P1 P2। ये दो वेक्टर ऐसे, एक P1 एक P2, इनका सम जीरो हो सकता है? नहीं। दो वेक्टर का सम कब जीरो होता है? जब इक्वल और अपोजिट हो। तो देयर इज सम नेट डायपोल मूवमेंट, देयर इज सम नेट डायपोल मूवमेंट, कुछ डायपोल मूवमेंट हो जाएगा, राइट। इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं, इजियर मेथड।
ये नेगेटिव चार्ज सेंटर, और ये इन दोनों के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव का सेंटर, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर, राइट, नेगेटिव चार्ज सेंटर एंड पॉजिटिव चार्ज सेंटर। तो ये एक डायपोल बन गया डायरेक्टेड फ्रॉम दिस टू दिस, राइट, जिसमें दो नेगेटिव चार्ज और दो पॉजिटिव चार्ज। अब हम इन दोनों का भी रिजल्टेंट देखेंगे तो यही आएगा ना, तो सेम वही बात हुई। तो हम ऐसे देखें या ऐसे देखें, इट्स मोर ओवर द सेम। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक्चुअल में डायपोल है, ठीक है, जो एक डायपोल है। अब एक दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं, वो एक्चुअल में डायपोल नहीं है, लाइक CO2। CO2, ये C, ये O, ये O, राइट। C में 4 पॉजिटिव, ठीक है, तो 2 पॉजिटिव ले लेते हैं एक साथ और 2 पॉजिटिव एक साथ, फिर 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव मिलके एक डायपोल बनाएंगे। किस डायरेक्शन में, मोना समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. और इधर एक डायपोल इधर, एक डायपोल इधर, ये P1 और ये P2। अब ऑब्वियसली दोनों O के, C और O दोनों में डिस्टेंस बराबर, दोनों C और O में चार्ज भी बराबर, तो P1 और P2 भी बराबर, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो डायपोल मोमेंट कितना हो गया, 0। तो ये डायपोल नहीं है, राइट। So it is not like that every molecule is dipole. There may be some molecule which are dipole, which are not dipole also. ठीक है, वो आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। और इसको हम कैसे देखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर तो है ही है, और इन दोनों का नेगेटिव चार्ज भी यहीं पे रहेगा, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर कॉन्साइड। तो दोनों चार्ज सेंटर के बीच में डिस्टेंस है नहीं, डिस्टेंस है नहीं, तो इट विल नॉट बी कॉल्ड एज डायपोल, इसको हम डायपोल नहीं बोलेंगे, राइट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, राइट। चलो थोड़ा सा ब्रीफ में लिखते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक, फर्स्ट, molecule possess permanent dipole moment। कैसे, वो मैंने बता दिया, molecule possess permanent dipole moment। एग्जाम्पल NaCl, H2O, और ऐसे ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। तो जिन मॉलिक्यूल्स के पास डायपोल होता है, डायपोल मोमेंट होता है, उनको हम कौन से डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो दूसरे वाले कौन से हो जाएंगे, नॉन पोलर, राइट। अ सैंपल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, कोई भी सैंपल हो, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, दैट डजंट मैटर, है ना। अ सैंपल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर डायपोल्स, large number of molecular dipoles aligned, placed randomly। अब सारे एक डायरेक्शन में तो नहीं होंगे, राइट। जितने भी डायपोल्स है, अब 1 ग्राम सैंपल में भी कितने आइटम्स हो जाते, कितने मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, पता है ना, कितने, बहुत ज़्यादा। जैसे 18 ग्राम पानी में कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, इसका 1/18, तो भी 10⁻22 तो हो ही गए,
10⁻22 बहुत बड़ा नंबर होता है, जीरो बहुत सारी हो जाती है। तो कितने डायपोल्स हो गए? बहुत सारे डायपोल्स हो गए। अब वो सब एक लाइन में तो होंगे नहीं, रैंडमली होंगे, और बहुत सारे फैक्टर अगर रैंडम हो तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो, राइट। A sample of polar dielectric consists large number of molecular dipoles placed randomly. So, net dipole moment of sample is zero. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यहां तक कुछ पूछने हैं? ठीक है, नाउ when dielectric is placed in external field, अब हमने डाइलेक्ट्रिक को यानी जो सैंपल है उसको एक्सटर्नल फील्ड में डाल दिया। When dielectric is placed in external field, molecular dipoles experience torque। ये सब कुछ तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में पढ़ते हो, है? Experience torque and get aligned in direction of field। यह हमने कहाँ पढ़ा था? अब देखो जो जो हमने पीछे पढ़ा था सब यूज हो रहा है। वो पढ़ा था टॉर्क ऑन डायपोल, डायपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा, वो घूमेगा और अलाइन किस डायरेक्शन में होगा? इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। दिस वे नेट डायपोल मोमेंट induces in dielectric। ठीक है, अब अलाइन हो गए, पहले रैंडम थे तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो था, अब अलाइन हो गए तो जीरो नहीं होगा ना, तो कुछ डायपोल मोमेंट हो जाएगा। ये थी पोलर डाइलेक्ट्रिक की कहानी। कौन से होते हैं? जिनका नेट डायपोल, जिनमें के मॉलिक्यूल के पास नेट डायपोल मोमेंट तो होता है बट ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि रैंडम होते हैं। जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो सारे डायपोल्स अलाइन होते हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं रहता। ठीक है, कुछ डायपोल मोमेंट एक्वायर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, राइट। और यही है जो इंडक्शन है, जो इंडक्शन हम पढ़ते हैं ना, वो यही है। कैसे? देखो, ये हमारा सैंपल है, ये हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई और ये डायपोल्स सारे ऐसे हो गए। ऐसे हो गए ना, तो इस साइड कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। डायपोल की टेल पे नेगेटिव होता है, और इस साइड कौन सा आ गया? पॉजिटिव। और यही तो हम पढ़ते थे इंडक्शन में कि एक बॉडी के पास पॉजिटिव बॉडी लाई तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ द चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन? इंडक्शन तो नाम हो गया, दैट इज अलाइनमेंट ऑफ डायपोल इन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इतना समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा बट अच्छे से समझते रहना, ओके। अब जो दूसरा था CO2, वो कौन सा था? नॉन पोलर। चलो आगे चलते हैं। नॉन पोलर,
right? Molecules do not possess permanent dipole moment. Because positive and negative charge center coincide. यही बताया था मैंने, ठीक है। अब पोलर में तो थे डायपोल्स, तो भी डायपोल मोमेंट जीरो हो गया था सैंपल का, और इसमें तो डायपोल है ही नहीं, तो डायपोल मोमेंट तो अंडरस्टूड है कि जीरो ही होगा, राइट? समझ में आ गया? मोना, कार्तिक, okay. Now, when placed in external field, positive charge shift in direction of field and negative shift opposite to field. ठीक है, पॉजिटिव शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट। तो पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू फील्ड, तो दोनों के बीच में गैप हो गया, गैप हो गया तो डायपोल मूवमेंट आ गया, राइट? रिजल्टिंग इन नेट डायपोल मोमेंट। राइट? कॉल्ड एज, इसको भी वही बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट। समझ गए? ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव उधर को और नेगेटिव इधर को, तो चार्ज सेंटर के बीच में डिस्टेंस हो गया एंड अकॉर्डिंगली एक डायपोल मूवमेंट। अब कैसे भी कर लो, कोई भी सैंपल हो, चाहे वो पोलर हो नॉन पोलर हो, नेट डायपोल मूवमेंट जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे उसमें डायपोल मूवमेंट आ जाएगा, तरीका अलग अलग होगा। पोलर में डायपोल रोटेट होने की वजह से आएंगे और नॉन पोलर में चार्ज शिफ्ट होने की वजह से आएगा, बट दोनों में इंड्यूस होगा, तो होगा वही जो इंड्यूस इंडक्शन प्रोसेस था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन बोथ द केसेस, राइट? सो नाउ ऑनवर्ड वी विल डील देम एज डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि प्रोसेस अलग है बट हो सेम ही चीज का है, ठीक है? तो जो डिफरेंट प्रोसेस था वी हैव स्टडीड, अब हमारे लिए सब डाइलेक्ट्रिक एक ही है, ठीक है? जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो उसमें इंडक्शन होगा, फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फील्ड के अपोजिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? नाउ एक टर्मिनोलॉजी है कॉल्ड एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कैपिटल P वेक्टर, ठीक है, इज
नेट डायपोल मोमेंट. Polarization is net dipole moment induced per unit volume. बेसिकली ये बताता है कि कोई डाइलेक्ट्रिक कितना पोलराइज हुआ. पोलराइज होना मतलब एक साइड नेगेटिव चार्ज हो जाना, एक साइड पॉजिटिव चार्ज होना. ठीक है, पोल्स क्रिएट हो जाना. ओके, पोल्स क्रिएट होने का मतलब एक साइड नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव. राइट, is net dipole moment induced per unit volume. This is it is directly proportional to electric field. It is directly proportional to electric field. P is proportional to E, और P is equal to, ये सिंबल मालूम है, साई. साई साई ऐसे बुक में अच्छा बना है, मैं से अच्छा नहीं बनता. बुक में देख लो, और पोलराइजेशन लिखा है ना, उसके आगे अंदर लिखा है पोलराइजेशन, लिखा है ना, इसी पेज पे है. ठीक है, where psi is constant of proportionality called electric susceptibility. राइट, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? ईज ऑफ पोलराइजेशन. यानी जो डाइलेक्ट्रिक इजीली पोलराइज हो जाता है उसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, जो नहीं होता उसकी ससेप्टिबिलिटी कम है. समझ गए? गुड. होमवर्क, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. देखो, कोई भी डाइलेक्ट्रिक है उसमें मॉलिक्यूल है. डाइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर. राइट, डाइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर. कोई भी डाइलेक्ट्रिक है उसमें मॉलिक्यूल्स हैं. मॉलिक्यूल्स में दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक, या तो पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करता है या पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटेड होता है. दो टाइप के, इसको बोलते हैं पोलर इसको पोलर और इसको नॉन पोलर. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगी इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट टू फील्ड. ऐसी होगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट टू फील्ड और पॉजिटिव चार्ज पे इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड. राइट, इट इज समथिंग लाइक दैट कि मॉलिक्यूल के दो हाथ हैं, एक हाथ को पकड़ के इधर खींच रहे हैं, एक हाथ को पकड़ के उधर खींच रहे हैं. राइट, सो देन, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाए तो फोर्स भी बढ़ती जाएगी. एक पॉइंट पे आके दोनों चार्ज अब ब्रेक हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे, और व्हाट वी से द मॉलिक्यूल विल गेट आयनाइज. एक पर्टिकुलर उस पर क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक आयनाइज हो जाएगा, एंड हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन हो गया. तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो आयनाइज होता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक. यानी मैक्सिमम उतनी फील्ड हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा. सो देन इट विल नॉट रिमेन डाइलेक्ट्रिक, इट विल बिकम व्हाट? कंडक्टर. और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर का रोल अलग होता है, डाइलेक्ट्रिक का रोल अलग होता है. कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करता, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती. राइट, तो दोनों का अलग अलग रोल होता है. तो हमें डाइलेक्ट्रिक में डाइलेक्ट्रिक चाहिए और कंडक्टर है तो कंडक्टर चाहिए. वी डोंट वांट कि एक डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव करे, या डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है तो वो इंसुलेटर की तरह ही रहे. कहानी समझ में आई? राइट, सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज व्हाट? द मैक्सिमम
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that can be applied without breakdown. यहाँ पे breakdown means ionization. For air it is 3 into 10 to the power 6 volt पर मीटर। यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम एयर में अप्लाई कर सकते हैं वो कितनी है? 3 इंटू 10 टू द पावर 6। दैट इज वाई कोई भी बॉडी टू द विल चार्ज नहीं हो सकती। यानी हर एक बॉडी की चार्जिंग की एक लिमिट है। लाइक अगर एक स्फीयर है और उसको हम चार्ज करें तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सोचो अगर इससे ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? मान लो हम इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, देन यहाँ पे मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे। मॉलिक्यूल आयनाइज हुए तो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे और आयन पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करेगा तो इसका चार्ज रिड्यूस हो जाएगा। और व्हाट वी से एक लिमिट के बाद वो चार्ज सराउंडिंग में लीक करना शुरू कर देगा। सराउंडिंग में लीक करना, क्योंकि यहाँ से एक नेगेटिव आया तो यहाँ क्या बच गया? पॉजिटिव। इससे एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव कम हो गया और इधर एक पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, तो चार्ज बॉडी से निकल के कहाँ चला गया? सराउंडिंग में। ठीक है, तो इसलिए कोई भी बॉडी को हम एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स वाई मतलब 1 कूलम बिकम वेरी हाई चार्ज, क्योंकि हम दे ही नहीं सकते। रीज़न बिहाइंड दैट कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा एयर का, राइट। येस वी कैन डू दैट इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्योंकि मॉलिक्यूल्स नहीं है तो आयनाइजेशन नहीं हो सकता, तो हम कितना भी चार्ज दे सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे भी एक और कॉन्सेप्ट होता है, लाइक अगर एक बॉडी को हम चार्ज दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में फोर्स लगाएगा, ऐसे लगाएगा ना। सो इट इज़ वेरी मच लाइक जैसे एक बैलून में आप हवा भरते जा रहे हो, क्योंकि आप चार्ज बढ़ाते जाओ तो ये फोर्स बढ़ती जाएगी। तो इट इज़ वेरी मच लाइक एक बैलून में आप हवा भरते जा रहे हो, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर तो एक पॉइंट पे ये भी फट जाएगा। ठीक है, तो वैक्यूम में दे सकते हैं लेकिन शायद कुछ ज़्यादा एयर से, बट अनलिमिटेड तो वहाँ भी नहीं दे सकते। इतनी बात समझ में आ गई? गॉट। नेक्स्ट, induced charge and induced electric field। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इंडक्शन से चार्जिंग होती है। द फर्स्ट थिंग, इंडक्शन से चार्जिंग होती है। सेकेंड थिंग, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। कितनी होती है? 1/k टाइम्स। ठीक है, तो द रीजन बिहाइंड दैट इज जो अभी हम करेंगे। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड in electric field, in external field E naught, it get polarized. It get polarized. Polarization means what? अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे मैं साथ साथ बनाता जाता हूँ। ये है डाइलेक्ट्रिक, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की E नॉट। तो इसमें क्या होगा? इस साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, और उस साइड क्या होगा? पॉजिटिव। तो इस साइड नेगेटिव चार्ज,
इस साइड पॉजिटिव चार्ज। यही तो पढ़ते थे हम इंडक्शन में, है ना, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। राइट, इट गेट पोलराइज्ड and Q dash charge is induced। ये चार्ज कितना इंड्यूस हो गया? Q dash माइनस Q dash एंड प्लस Q dash, राइट। This induced charge produce its own electric field। अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये। क्यों? चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इट इज लाइक दिस, EI। कितनी फील्ड? इंड्यूस्ड फील्ड इज EI, राइट। समझ में आया? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू फील्ड चला गया, पॉजिटिव चार्ज इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गया। बिकॉज ऑफ दिस चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। दिस वे नेट फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कितनी हो जाएगी? E is equal to E naught minus EI, क्योंकि दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो नेट फील्ड की अंदर कितनी हो गई? E naught माइनस इंड्यूस्ड फील्ड। बट E is equal to E naught by K, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 1/K टाइम्स। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? E naught 1 माइनस 1/K, ठीक है।